इंडक्टर, इंडक्टर क्या है, एक तार है मेरे पास, ठीक है, एक तार ना, बस लपेटे की संख्या में कन्वर्ट कर दोगे बन जाएगा आपका इंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इंडक्टर क्या कार्य करता है, इसका सबसे मेन कार्य याद रखना है। इंडक्टर का कार्य क्या है, करंट के परिवर्तन का विरोध। एसी के लिए क्या कार्य करता है, एसी ना पास नहीं करता, तो एसी के लिए कौन सा परिपथ बनेगा, ये खुला परिपथ। और खुले परिपथ में प्रतिरोध कितना होता है, यहां पर प्रतिरोध 0, लघु परिपथ में 0। इसका जो चिन्ह होता है इसको किससे दिखाया जाता है, ठीक है, और साइन क्या है इसका, प्रतीक क्या है इसका, एल से प्रदर्शित किया जाता है इसको, ठीक है। जो होती है, और ईएमएफ की क्या होती है इकाई, माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी। ये है बात है जब सिंगल टर्न की बात है, जब हमारे पास ये टर्न कुंडलियों की संख्या बढ़ जाती है, एन हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है, एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या होती है, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस होती है जब किसी इंडक्टर में से धारा गुजारी जाती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लक्स के ऊपर। किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर। और साइन रहेगा यहाँ पे नेगेटिव का, साइन क्या दिखाता है, हाँ बदला, परिवर्तन की दर, फ्लक्स के परिवर्तन की दर की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। और साइन यहाँ पे रखता है नेगेटिव का, ये नेगेटिव का साइन क्या दिखाता है, ऋणात्मक, कि जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये उसी का क्या करती है, विरोध करती है। इसी को बोला जाता है लेंज का नियम। किसका, लेंज का नियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टर का एक गुण है, जो इंडक्टर तक डिवाइस होगी, ठीक है, इंडक्टेंस उसका गुण है जो उसके परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक को बोल देते हैं सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस खुद का, सेल्फ इंडक्टेंस खुद का, इसका इंडक्टेंस क्या है, एल, और ये इसके साथ अगर एक और जुड़ जाती है, इसका तो इंडक्टेंस होगा ही होगा L2, इसका मान लीजिए L1। एक इन दोनों के मध्य भी होता है जिसको बोल देते हैं म्यूचुअल, ठीक है, दोनों के मध्य, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। क्या होता है L की वैल्यू, N फाई बाय आई। N क्या होता है, N कुंडलियों की अगर धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ती है तो इंडक्टेंस कम होएगा, सिंपल सी बात। ये वैल्यू आ गई N फाई बाय आई। फ्लक्स निकाल लो यहां से, L आई बाय N। अच्छा फ्लक्स है ना, फ्लक्स होता क्या वैसे, फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, वो क्या था, एक सर्टेन एरिया है मेरे पास, कुछ भी एक छोटा एरिया, उसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी गुजरेंगी ना, उसको क्या बोलूंगा मैं, फ्लक्स। फ्लक्स ऐसा है, एम बटे एस होता है, आर होता है, रिलक्टेंस। ये तो होता है आपका मैग्नेट मोटिव फोर्स, और इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। जैसे ही देखो हमारे उसके अंदर आई क्या होता है, आई इजिकल टू वी बाय आर। जैसे ईएमएफ लगा लो, ईएमएफ, ईएमएफ को किससे रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक सर्किट में, एमएमएफ से। रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया, रिलक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई फ्लक्स की, एक तो होती है वेबर, दूसरा इसकी एमएमएफ की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न, एस।
ये किसके सापेक्ष है? रेजिस्टेंस एक तरह से प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है? ये चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का प्रतिरोध करता है। और हमारा ये आर, ये किसके? लंबाई के, और विलोमानुपाती होता है ये क्षेत्रफल के। सिमिलर ये है, ये भी लंबाई बढ़ाने से इसको बोला जाता है प्रतिष्ठम। प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में होता है आपका प्रतिष्ठम, रिलक्टेंस। ठीक है, ये भी समानुपाती लंबाई के, विलोमानुपाती एरिया के। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रेजिस्टेंस के अंदर भी और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर भी। ठीक है, यहीं से निकलता है फिर अपने जो बाकी फॉर्मूले बनते हैं ना, प्रतिष्ठा, इसे वेबर की इकाई भी, सारा कुछ यहीं से बनता है फिर। उसमें एक और चीज थी इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में, आवेश वाले में, जैसे एफ की वैल्यू थी, क्या थी वो? के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जैसे यहाँ पर होता है प्रवैद्युतांक माध्यम, जैसे यहाँ पर होता है प्रवैद्युतांक माध्यम, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आता है हमारे पास म्यू नोट और म्यू आर। ठीक है, इसको बोला जाता है परगाम्यता, परमिएबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब, दोनों का मतलब ही है। देखो, ये किसको परमिशन दे रहा है? चार्ज को परमिशन दे रहा है ये किसको परमिशन दे रहा है? फ्लक्स को। ठीक है, लेकिन ये कौन सा माध्यम है? प्रवैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये कौन सा है? चुंबकीय माध्यम है। ठीक है, जैसे मैं लकड़ी में से सोचूं, लकड़ी में से फ्लक्स गुजर जाए, लकड़ी में से फ्लक्स गुजर जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चुंबकीय गुण होने चाहिए। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिकॉन स्टील ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन स्टील है जो, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल ही तो है। ठीक है, अब उसकी जगह मैं प्लास्टिक यूज कर लूं, क्या उसमें एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का काम करेगा? नहीं करेगा। फ्लक्स को भी चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम कौन सा होता है उसका? वो चुंबकीय माध्यम होता है। ठीक है, चुंबकीय माध्यम जो इसमें होती है ना, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की बोली जाती है कि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से पृथक होती है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, लेकिन चुंबकीय तरीके से दोनों एक दूसरे से कपल्ड होती है, जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जो दोनों के बीच में कोर है ना, जो हम कोर यूज कर रहे हैं, कोर कौन सा पाथ का काम कर रही है वहां पर? चुंबकीय पाथ का। ठीक है, वो फ्लक्स को जाने का रास्ता देती है। ठीक है, फ्लक्स लीकेज नहीं होता, उसके अलावा कहीं और नहीं जानता वो। अगला देखो ये कौन सा आ गया? अच्छा, वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी? 8.10 की शक्ति म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव दोनों के बीच में हम 1 लेकर चलांगे। ठीक है, माध्यम है ना जो, दोनों के बीच में 1 ही लेकर चला। अगर इसकी वैल्यू असली वाली ले लेना, इसकी वैल्यू पॉइंट हम होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू भी, ई आर की वैल्यू 1 ही लेकर चला। न्यूटन मीटर स्क्वायर के की वैल्यू हो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये उसकी उल्टी बन जाएगी, ये उसकी उल्टी होगा। इसके बाद हमारे पास अगर देखो ऐसी शेप में लपेट देते हैं ना, तो ये बन जाता है टोरॉइड। अगर इसने खोल कर देखेंगे, इसमें ना तार के अलावा और कुछ नहीं मिलता, सारी की सारी तार ही हैं इसमें, लेकिन आपस में नहीं है तार, एक दूसरे था आइसोलेटेड होगा, चिपकी हुई नहीं होंगी। ये इसना अगर हम देखोगे ना, एक बार सारे अपना फिर आकर देख ले इसना, इसमें है ना कुछ नहीं, तार लपेटी, तार के बाद फिर एक इंसुलेटिंग वो लगा दिया, फिर तार लपेट दी, आपस में एक दूसरे तो नहीं होनी चाहिए, तार पूरी की पूरी तार है। एक बार पूछा था, हाँ, समानुपाती खत्म कर दिए, क्या हो जाएगा? 1/μ0 म्यू आर L/A। ठीक है, अब n की हमारे पास और क्या था इसमें? n phi बाय i इज इक्वल टू L। अब फाई की वैल्यू क्या थी?
mmf अपॉन s, और mmf की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर टर्न, ni बाय s। मैं यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू रखूँ, ni बाय s, i से कट गया i, n स्क्वायर बाय s की वैल्यू पुट कर दो, n स्क्वायर एज टी आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ऊपर चले गए, ऊपर आ गया ए, नीचे आ गया एल। यहां से देखो जो इंडक्टर की बात की जाती है ना, हम क्या सोचते हैं, इस वैल्यू का नहीं, हम पजल हो जाओ कि प्रतिष्ठम प्रतिरोध के सापेक्ष है, प्रतिरोध के सापेक्ष ही है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जैसे प्रतिरोध में लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एरिया बढ़ा देते हैं प्रतिरोध की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन इंडक्टेंस के सापेक्ष नहीं है ये चीज। कभी नहीं सोचो कि लंबाई बढ़ाने से इंडक्टेंस में आया था प्रतिष्ठम, और लंबाई बढ़ाने से वो आपका इंडक्टर है वो बढ़ रहा है। लंबाई बढ़ाने से देखो आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, वो क्या हो रहा है, आपका उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही। ये उसका प्रतिष्ठम है एस, रिलक्टेंस, ये है रिलक्टेंस जो समानुपाती है किसके, लंबाई के। इंडक्टेंस तो विलोमानुपाती होता है, एरिया के समानुपाती होता है। अगर इसकी लंबाई बढ़ा दूं ना, इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो इसमें एल की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। बोलो स्टार्टिंग तक करो ना। देखो अपने पास है ना, देखो तीन ध्यान तो समझिए, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम समझ गए, लट्टू लगा, बल्ब लगा, या बटन लगा, ठीक है, जो भी लगा, पंखे लगा, जो भी लगा, ठीक है। उसके बाद काम किस हिसाब से करने लग रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या चीज घूमने लग रही है, चार्ज, चार्ज चल रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम लग रहा है। पंखा किसकी वजह से घूम रहा है, टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, वो टॉर्क, पंखा किसकी वजह से घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबक की वजह से, ठीक है। और चुंबक किससे बनाए जाते हैं, नेचुरल तो चुंबक बहुत छोटी पावर के मिलेंगे हम ना, जो प्राकृतिक रूप में हुआ, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक हुआ ना, वो किससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, अपने सिर्फ इन से बनाए जावा कुंडलिया था, लेकिन कुंडलिया तो एक चीज और बनाई जावा, इंडक्टर। इंडक्टर में देखा जाए, इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर से ही तो ये आइडिया आया कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी बना सकता है। पहले तो ये सिर्फ क्या कर रहा था, हमें फंडा मिला था कि ये धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है। दूसरी बात एक और पता लगी थी कि ये एक ईएमएफ भी इंड्यूस करता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या चीज दिखा रहा है, ये फाई, फाई दिखा रहा है इसके अंदर किसका परिवर्तन, फ्लक्स का, ठीक है। इससे फ्लक्स भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। एल इजिकल टू एन फाई बाय आई। अब जो इंडक्टेंस है ना, वो किसका किसका घटक हो गया, आई का घटक भी है और फाई का घटक भी है। फ्लक्स किसमें है, चुंबकीय क्षेत्र में है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, करंट है, इसका घटक भी है और इसका घटक भी है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका एल, कर रहा है ना। तो जब इंडक्टर की बात आएगी, इंडक्टर से हमें समझना जरूर है, बेसिक है जो, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर से याद रखो, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, कैपेसिटर का मतलब समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेशीय क्षेत्र, ठीक है। हाँ पता क्या, अगर एक चीज मैं समझ गया, सचिन, सचिन की परिभाषा भी समझ गया मैं। सचिन ने कहा जो प्रतिरोध था ना, यह चीज यानी प्रतिष्ठम है, यह यूज होएगा। अगला जो हमारा चैप्टर है ना, चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा। हम ना चुंबकीय क्षेत्र करे कहाँ अभी तक, इसका था L1, इसका था L2, ठीक है। अब इन दोनों की वजह, इसकी वजह से इसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, और इसका प्रभाव इसके ऊपर ही पड़ेगा। उसको क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर 1 फ्लक्स 1 I2, ध्यान सिर्फ इतना रखना था ना कि जो ये होएगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होएगा, ये क्या चीज होएगा, N फाई बाय I, लेकिन करंट और फ्लक्स अब दूसरे के हो जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है किसके ऊपर निर्धारित होता है, ये दोनों के गुणनफल के वर्ग के, दोनों के गुणनफल के वर्ग के। समानुपाती शब्द किससे खोदेंगे, के,
L1 L2 ये पूछा जाता है कई बार, इसको बोलते हैं युग्म गुणांक M बटे L1 L2, ये पूछा जाता है कई बार, इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। इसमें खिंच का देखने लग रहा था हम, इसका नहीं आज बोले एक डाल, इसमें खिंच का सिर्फ 6 फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए ये बना दिया वाई थी, इसमें एक तार थी, यहाँ 2 इंडक्टर बन गए, उसी तार के बने हैं, उसके अंदर तक निकाल लिया तार, इंडक्टर है यू कौन सा इंडक्टर है, बेलनाकार शेप दे दिस्ता, सोलेनोइड बन गया यू, ठीक है, मैग्नेटिक वाले सर्किट में आवांगे यहाँ, या सोलेनोइड होगी इस टाइम, ठीक है। और पहले किसकी फॉर्म में था यू, टोरॉइड की फॉर्म में, सर्कुलर शेप थी वह, या बेलनाकार है, इंडक्टर ही है ये। अब ये एयर कोर इंडक्टर है, कौन सा कोर इंडक्टर है ये, एयर कोर, और पहले इसके अंदर मटेरियल लगा रहा, L1 L2 L3, इसका जो क्रम होता है पैरेलल हो या सीरीज हो, बिल्कुल प्रतिरोध के सापेक्ष होता है, जैसा प्रतिरोध का होता है ना, जुड़ेगा 1/L कुल बराबर है 1/L1 जमा 1/L2 जमा 1/L3, सीरीज में L कुल बराबर है L1 जमा L2 जमा L3। अब आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, आता है इसका एक दो तीन चार फार्मूला पता है, L1 जमा L2 प्लस माइनस 2M, ना रुक जाए बे, ठीक है, यू 2M तो प्लस आवेगा, 2M आवेगा माइनस, कौन कौन बतावेगा, कुछ याद है थोड़ा थोड़ा बहुत भी, क्या तरीका बताया था, बिंदु, बिंदु से पहचानो, क्या पहचानेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। अगर दोनों में एंट्री पॉइंट पे है, दोनों के एंट्री पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, दोनों के एग्जिट पॉइंट पे है प्लस होएगा, एग्जिट पे हो या एंट्री पे हो क्या आएगा प्लस, तो इन दोनों के लिए क्या आएगा, ठीक है, L1 जमा L2 2M, एक के तो एग्जिट पे है, दूसरे के पहले के एंट्री पे है, दूसरे की क्या हो जाएगा खत्म, ये था है? पहले तो ओ निकाल लो, L1 का L2 का, M ना छोड़ दो, पहले इन दोनों का कुल निकाल लो, क्या आएगा, कैसे होता है अगर, हाँ वो तो है, लेकिन 2 हो तो किस तरह करेगा, दोनों की गुणा बटे, ये बात बताओ, ऊपर क्या आ रही है, ऊपर गुणा लग रहे कण, और नीचा, तो ऊपर गुणा होगी, नीचा क्या होगा, ये प्लस और माइनस का साइन देखो क्या होगा, फिर क्या बात होगी, M गुणा M जमा ऊपर आ गया, पक्की बात है, देख भाई क्या है कृष्ण, नीचे ही माइनस और ऊपर भी, ठीक है कृष्ण, याद है, ये पैरेलल है, हाँ, जोड़ना सम ऐसे ही निकालना है, दोनों की गुणा बटे दोनों का, दोनों की गुण, तीन का तो बहुत बड़ा सांग हो जाएगा ना, 2 का ये पैरेलल में देता था तो बहुत बड़ी बात है अभी। अब बारी आती है कि एक के एग्जिट पे और एक के एंट्री पे है, पहले तो यही निकाल लो सारे का सारा, पहले तो एज इट इज लिखना है, L1 गुणा L2 बटे L1 जमा L2, M गुणा M जमा M, अब क्या करेंगे, ऊपर आपको एज इट इज रखना, इंडक्टेंस, उसके बाद एक चीज थी कि इसमें एसी के लिए क्या करता है और डीसी के लिए क्या करता है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एसी को पास करता है कि ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है, एसी के लिए प्रतिरोध अनंत, डीसी के लिए प्रतिरोध
तो एसी में अगर आर जहां पे अनंत आ जाता है वहां धारा पूछ लेता है कई बार, ठीक है, धारा जीरो हो जाएगी। एक चीज और थी, याद हो तुम्हें, ये भी पूछ लेता हूं, टी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका आर क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आर क्या होगा? बहुत बढ़िया। आई की वैल्यू, वी की वैल्यू, जहां आई की वैल्यू जीरो है ना वहां प्रतिरोध ना वोल्टेज ना दोनों ना अनंत कर दे करो। जहां आई की वैल्यू अनंत है वहां प्रतिरोध ना वोल्टेज ना दोनों ना जीरो। ठीक है, प्रैक्टिकल। सेल्फ, सेल्फ के बाद म्यूचुअल, उसके बाद क्रम, क्रम के बाद क्या चीज आई, डॉट का नियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट का नियम और लेंज का नियम। कौन सी प्लेटों है, चालक की, और बीच में क्या होता है, कुचालक, यही होगा ना, कुचालक नहीं तो डाइलेक्ट्रिक। दोनों में क्या अंतर है, कुचालक चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, डाइलेक्ट्रिक होता कुचालक ही है लेकिन चार्ज स्टोर कर सकता है। देखो इसमें है ना, देखो यह है ना, जो ये वाली प्लेट है, ये प्लास्टिक वो है, प्लास्टिक वाला है, ये पॉइंट है ना, क्या करेगा, इस तार ना इस तक टच होने तब जावा, इस वाले तक टच होने तब जाएगा, और ये वाली डायरेक्ट टच हो रही इस तक। ये तो एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह यू काम कर रहा, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट तक जाकर जुड़ेगा। इसके अंदर देखो दूसरी प्लेट है, इन्हें खोल लेंगे ना तो दूसरी प्लेट और निकले आएगी। देखो ये प्लेट है यहाँ, और यहाँ प्लेट आपस में ये दोनों एक कनेक्शन है नहीं, इसके कनेक्शन दूसरी प्लेट के मिलेंगे और उसके दूसरी के मिलेंगे। देखो हाँ इनू, हाँ बीच में यू डाइलेक्ट्रिक है, यू तो स्टोर करने लग रहा सारा चार्ज। और देखियो देखियो किसा सांग था यो, ये देखो एक प्लेट के लिए एक टर्मिनल कनेक्ट है और यू टर्मिनल दूसरी प्लेट के लिए कनेक्ट है। या प्लेट दूसरी है, इसने खोल कर देखोगे ना, और प्लेट देखो कितनी पतली है, ये देखो, या इसका कनेक्शन दूसरी गला पॉजिटिव, इस जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं ना उसका मतलब ध्रुवीय कैपेसिटर है। वो क्या है, ध्रुवीय कैपेसिटर, ये पोलैरिटी कैपेसिटर का, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी गुण होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, धारिता, धारिता। ठीक है, धारिता किस किस के ऊपर निर्भर करती है, धारिता किसके ऊपर निर्भर कर रही है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, दोनों के मध्य दूरी के विलोमानुपाती। तो किससे करते हैं इसको, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यही है बस कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर कौन सा क्षेत्र है, माध्यम कौन सा, प्रवर्धतांक। प्रवर्धतांक में क्या यूज करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट, और चुंबकीय के अंदर म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूज कर रहे हैं, तब हमारी उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, E नॉट A बाय D। ठीक है, जब कोई ना कोई मटेरियल यूज कर लिया हमने जिसकी परमेबिलिटी है, परमिटिविटी ई आर, वहां पर यूज हो जाएगा E नॉट A बाय, हाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा, अगर माध्यम एक से ज्यादा यूज कर लेते हैं, माध्यम एक से ज्यादा यूज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 यूज कर दिए, 3 माध्यम यूज कर लेते हैं, आप लोगों को जो याद करना है वो सिर्फ यहां तक याद करना, मैं बताऊंगा। वो आपको ये याद रखना बस ध्यान से, अगर पूछ लेता है डायरेक्ट फार्मूला बेस, अगर उसमें माध्यम 3 यूज कर लिए तो हर एक की दूरी को उसके माध्यम से भाग कर देना नीचे जाके, और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हम कौन कौन से हैं, सीरीज, पैरेलल। सीरीज बोले तो श्रेणी, समांतर, श्रेणी के अंदर, ठीक है, C1 है, C2 है, C कुल की वैल्यू
क्योंकि कैसे होएगा, 1 बटे ऐसे करके ऐड होगा ये, ठीक है। समांतर में है, समांतर में पावर और कैपेसिटर का सिंपल एडिशन, पीसी का सिंपल एडिशन, C1 C2, तो कुल क्या होएगा, C1 जमा C2। एक और चीज है इसमें, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q बटे V। क्वेश्चन यहां से आता है, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है इस कैपेसिटर के अंदर ये है? अभी बताऊंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर, Q इजिकल टू C। एक धारिता के दोनों सिरों के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट, ठीक है, और उसकी धारिता है कुछ भी दे दी, माइक्रोफैराड में 1 माइक्रोफैराड। बताओ कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी और इसकी गुणा कर दो, इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। Q इजिकल टू CV। क्वेश्चन यहां से आता है डायरेक्ट, ठीक है। एक है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज ऊर्जा संग्रहण, ऊर्जा संग्रहण ऑफ CV का स्केयर। यहां वैल्यू C की रख दोगे, वैल्यू पलटती चली जाऊंगी सारी, ठीक है, क्योंकि E की वैल्यू वैसे तो यह मेन वैल्यू है ऑफ CV स्केयर। मैं C की वैल्यू रख दू यहां ठाका, E की वैल्यू क्या आएगी, ऑफ QV भी आएगी, ठीक है। V की वैल्यू रख देंगे आप उठा कर यहाँ, Q बाई सी, Q का स्क्वायर बाई C, तो Q स्क्वायर बाई C भी आ जाएगी, ठीक है। मेन जो वैल्यू है आपकी एनर्जी की, जो बेसिक है वो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, सिर्फ यहां से लगभग। एनर्जी स्टोर करने मतलब कितनी करती है, इंडक्टर में कितनी होती है, वो हमारी छुट्टी होगी शायद, ऑफ LI का स्क्वायर। ये स्टोर करती है चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में, आवेशीय, ठीक है। ये आवेश के रूप में, वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और यही तो मिलकर हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बना। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी। सबसे पहले इसमें पॉइंट है डीसी का, ठीक है। डीसी की एक तो पूछ रखी ना फ्रीक्वेंसी, कितनी हुआ है 0। मान क्या रहता है इसका, नियत एक जैसा। और तीसरी कोई और चीज है, इसका भंडारण कर सकते हैं, इसका भंडारण किया जा सकता है, इसको स्टोर कर सकते हैं डीसी के अंदर। डीसी का काम खत्म, इसका मतलब प्रत्येक क्षण में बदलती रहती है, ठीक है। एक चक्कर है, ठीक है, ये कंप्लीट चक्कर है, कंप्लीट चक्कर को आधा हिस्सा तोड़ के आगे रख लिया, एक साइकिल हो गई यहां से लेके हमारा यहां तक, इसको बोलते हैं एक चक्कर। जितने समय में चक्कर कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं इसकी समय अवधि। जब 360 डिग्री का कोण पूरा करता है उसको बोलते हैं एक चक्कर, और जितने समय में चक्कर पूरा हो रहा है उसको बोलते हैं उसका समय अवधि, टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में जितने चक्कर ले रहा है वो उसको बोलते हैं उसकी आवृत्ति। एक समय में जितने चक्कर कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं उसकी आवृत्ति। इसका मान क्या होता है, तात्क्षणिक मान, इंस्टेनियस वैल्यू। हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी चेंज होती है, लेकिन 360 डिग्री के बाद वही सेम वैल्यू मिलेगी, वही सेम वैल्यू मिलेगी। चक्कर समझ गए, समय अवधि समझ गए, आवृत्ति समझ गए। आवृत्ति का मतलब कि 1 सेकंड का ये समय है, इसमें कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, ठीक है। कितने चक्कर हो गए 1 सेकंड में, 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 हर्ट्ज। अगर उसने बोल दिया कि मेरी जो एक चक्कर है उसका टाइम पीरियड, समय अवधि कितनी है, टाइम पीरियड दे दिया 0.10 सेकेंड, तो मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दोनों के मध्य संबंध है T इजिकल टू 1/f, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/T। T की वैल्यू रख दो 1/0.10,
ऊपर कर दिया 100, पॉइंट हो गया खत्म, एक जीरो है, जीरो डाल दे, कितनी होगी 10 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दे दी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, एफ बराबर 100 है। ये बोल रहे हैं कि उस चक्कर कितने समय में कंप्लीट होता है, एक चक्कर हमें पता है टी इजिकल टू 1/एफ, 1/100 रख दो, कितना हो जाएगा 0.01, ये क्या आ जाएगा उसका समय अवधि। ठीक है, तात्क्षणिक मान के बाद आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत ही ज्यादा प्रभावी वैल्यू भी बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एक जगह और यूज होने लग रही थी रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर कितनी होती है वीएम का 0.707। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर के बाद अगली वैल्यू आती है, रूट मीन स्क्वायर होती है पूर्ण चक्कर के लिए, किसके लिए, पूर्ण चक्कर के लिए। वी एवरेज, वी एवरेज में पूर्ण चक्कर के लिए ले लेता हूं, पूर्ण चक्कर के लिए वी एवरेज क्या होगी, ये है प्लस, ये है माइनस, पूर्ण चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू लेता हूं, क्या आ जाएगी, क्योंकि एवरेज में क्या होता है पहले जोड़े जाते हैं सारे, और जैसे ही जोड़ेंगे प्लस और माइनस हो गया, क्या हो गया जीरो। क्वेश्चन पूछ रखा था एक कि एवरेज वैल्यू जीरो क्या होती है पूर्ण चक्कर के लिए, वो यही रीजन है, उसमें आधे धन हो गए, आधे हो गए ऋण। ठीक है, ऋण और धन मिलके क्या बना देंगे जीरो, इसलिए पूर्ण चक्कर में समय से तो भाग बाद में करेंगे, पहले ही उनका योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो वी एवरेज किसके लिए होती है, एवरेज होती है आपकी अर्ध चक्कर के लिए, किसके लिए, अर्ध चक्कर के लिए। बहुत बढ़िया, कितनी होती है 0.637 वीएम। इसके बाद आते हैं इसके अंदर, इसका फार्मूला है करा 2Vm/पाई, शिखर गुणांक, जिसका नाम ही शिखर है तो वो कहाँ रहेगा, शिखर भाई रहेगा भाई, शिखर मान बटे प्रभावी मान, तो कितना हो जाएगा ये 1.414। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा हाँ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, एक और नाम है इसका रूप गुणांक। ठीक है, इसमें प्रभावी बटे औसत, इसकी वैल्यू 1.11। ठीक है, इसको क्या बोल लूंगा, क्योंकि दोनों के अधिकतम और न्यूनतम मान एक ही कोण पर हैं। ठीक है, इसका न्यूनतम मान एक कोण पर है, अधिकतम मान भी एक कोण पर है, दोनों का। आउट फेज, दोनों के बीच में क्या आ गया, कुछ कलांतर आ गया, कुछ भी आया, हमने नहीं मतलब कितना आया, लेकिन हमने सिर्फ अब छान करनी थी इन फेज है आउट फेज, तो क्या हो गया वो आउट, 180 का कलांतर आ गया, तो बहुत बढ़िया। प्रतिरोधी था पीरियोडर कस्टम। अच्छा, उसके अंदर डीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्या था सिर्फ आर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, क्या आ जाएगा जेड, शुद्ध प्रतिरोध सचिन ने कहा क्या था, और वी होती है, वी क्या होती है, वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी है तो इकाई, पावर फैक्टर क्या है, क्या है, क्योंकि कोई कलर डिफरेंस है इसमें नहीं है ना, बहुत बढ़िया। और शुद्ध प्रतिरोधी है, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर मेरे को सिर्फ ये बताओ एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या है, जब दे ही नहीं रखे तो जीरो ही है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या रहेगा, इसके रिएक्टेंस क्या रहेगा इनमें, बिल्कुल जीरो, रिएक्टिव पावर क्या रहेगी जीरो, एक्टिव पावर किसके बराबर हो जाएगी, आभासी के, किसके, आभासी के, क्योंकि शक्ति कितनी प्रकार की होती है हमारे पास है पी क्यू एस। ठीक है, कोस फाई बोले तो पावर फैक्टर क्या रहेगा इसमें एक, कलांतर कितना होगा, फेज डिफरेंस जीरो। पावर फैक्टर बहुत पिछला है, जब नुए तो देना फिर देख, इसमें एक था कलांतर, लेकिन कौन कितना है, कौन जीरो है, ये अगला पूछेंगे। देख एल की प्रतिबाधा क्या होगी, एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई
एफ एल, एफ को अगर बढ़ाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आवृत्ति बढ़ा दी तो एक्सएल की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कोण होता है जो कितने का होता है, 90 डिग्री का। वोल्टेज आगे होती है, करंट होता है पीछे। तो इसमें अगर ये बात बता दी मेरे को, ये सिर्फ ये बताओ, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 90 कर दूं मैं, इसका मतलब क्या है, इसमें वोल्टेज आगे है कि पीछे है, आगे है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, कौन देखो ना कितने का, कौन है 90, कलांतर 90, फेज डिफरेंस 90, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, देखिए बी एक का गया, शक्ति गुणांक क्या हो गया, कोस 90, कोस 90 जीरो, एक्सएल आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा अब, जेड, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और जो कोस फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर बटे जेड, आर बटे जेड। यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, पहले तो मेरे को बताओ, आगे वोल्टेज रहेगी या करंट रहेगा, इसमें क्या आ गया, एल आ गया, तो आगे कौन जाएगा, वोल्टेज, कलांतर हो गया कुछ ना कुछ, तो कोस फाई क्या होगा इसमें, पश्चगामी, पश्चगामी। 90 तो होने का नहीं है, तो गारंटी है बात, 90 तो होता नहीं, हाँ आर बटे जेड, ये भी शक्ति गुणांक का ही है, ठीक है। एक्स ही आ गया, आगे कौन पहुंच गया, आई, यहाँ वी, ये क्या हो गया, अग्रगामी हो गया, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा एक्स सी, बात वही रहेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं, क्या हो गया, वैसे चेंज हो गया, नाद की कंडीशन एक्स सी और इसके मध्य क्या वोल्टेज होती है, वी आर, इसके मध्य वी एल, इसके मध्य वी सी, इसको जहां पर वोल्टेज है वहां पर बोल देते हैं इसको वोल्टेज अनुनाद, वोल्टेज अनुनाद, किसको, सीरीज, सीरीज रेजोनेंस को, सीरीज अनुनाद का दूसरा नाम है वोल्टेज अनुनाद। यहाँ पे ये है वी, वी का टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगा, वी आर का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, उसका वर्गमूल, ठीक है। बात हो जाती है जब जेड की, तो जेड भी क्या आएगा, जेड भी सेम आएगा, जेड इजिकल टू आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, उसका वर्गमूल, ठीक है। मान लीजिए एक्सएल बराबर हो एक्ससी, एक्सएल बराबर हो एक्ससी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये क्या हो जाएगी जीरो, जेड बराबर क्या आ जाएगा आर, जेड का मान क्या हो जाता है यहाँ पे, न्यूनतम, क्या हो जाता है, जहां जेड का मान न्यूनतम हो गया, आर का मान, आई का मान क्या हो जाएगा अधिकतम, और अनुनाद की कंडीशन में रिएक्टेंस क्या हो गया, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, कुल रिएक्टेंस, कुल रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर, कैपेसिटिव के कुल की वैल्यू हो जाएगी शून्य, ठीक है। इंपिडेंस, एडमिटेंस, अब एडमिटेंस पूछ लिया, एडमिटेंस क्या होगा इसमें, जेड का उल्टा, जेड कितना है न्यूनतम, और वाई इक्वल टू 1 बटे जेड, ठीक है, तो 1 बटे न्यूनतम करेंगे तो न्यूनतम को उल्टा क्या होगा, अधिकतम, अब देखो इसमें ना, इसमें ये मान लीजिए मेरे पास ये वोल्टेज है 50, यहाँ है 40 वोल्ट, ड्रॉप होने लग गया, ठीक है, यहाँ तो टोटल कितनी मिलनी चाहिए हमें, कितनी मिलनी चाहिए, एक हिसाब से देख रहे हैं तो अगर हम देखें अपने सर्किट के हिसाब से तो यहाँ तो 10 मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी मिलती है, दोनों के माइनस के बाद भी हमें मिलती है 30 वोल्ट, कितना मिलती है 30 वोल्ट, और 30 में से भी दोनों का डिफरेंस है, मान लीजिए इसकी 80 और इसकी 50 है, अपनी पूर्ण आवृत्ति कितनी है, सप्लाई, सप्लाई कितनी है 50, एल ने क्या कर दिया, इसने भी क्या कर रखा है, इसकी जगह 80 की जगह 130 भी उसका यार, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी फिर 100, ये क्या काम लग रही है करने दोनों स्टेप, वोल्टेज का मैग्निफिकेशन, वोल्टेज का मैग्निफिकेशन, सीरीज अनुनाद के अंदर, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो एल और सी है वो क्या काम करते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज मैग्निफिकेशन का कार्य करते हैं,
क्वालिटी फैक्टर एक्सएल बटे आर, टोटल वैल्यू क्या निकल जाती है 1/r एल बाय सी। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? चयनशीलता, चयनशीलता, ठीक है, कितनी तेज है, कितनी तीव्र है वो, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी क्या बराबर क्या होता है? एफ नोट बटे बैंडविड्थ। अभी एफ नोट क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी बराबर, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाती है? दोनों बराबर हो जाती है, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाता है ओमेगा की वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ एलसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ की वैल्यू ओमेगा की टर्म में पूछ ली तो ओमेगा बटे 2 पाई, ये याद रखो बस, इसमें उलझियो। यहां से वैल्यू आ गई क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू बी नोट बाय एफ नोट बाय बी डब्ल्यू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की एक और होती है F2 माइनस F1। जब बैंडविड्थ भी होती किसमें है? फ्रीक्वेंसी में होती है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी में है ना, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी आपकी? हर्ट्ज। दूसरी बात, बैंडविड्थ तो ये थी, कौन सा मान था ये? कौन सा मान था? प्रभावी मान। प्रभावी मान के ऊपर डिपेंड कर रही है ये भी, जहां पर प्रभावी मान आ गया वहां पर एक लिमिट मान लो, अगला प्रभावी मान जहां पे आएगा अगली लिमिट मान लो, दोनों के मध्य जो दूरी है उसको बता देते हैं बैंडविड्थ। बिल्कुल जहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू है वहां मान लेते हैं उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिल्कुल शार्प होती है ये ऐसे। हाँ उल्टे हैं, अगर बैंडविड्थ ज्यादा बहुत लंबी है बैंडविड्थ तो चयनशीलता क्या है? कम है। बैंडविड्थ छोटी सी, उसमें से चयन करना है तो कितनी है? क्वालिटी हाई है। बहुत आसान है ये तरीका। और तुम एक और चीज थी इसमें, सीरीज के अंदर अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, एक्ससी से सर्किट बन जाएगा प्रेरक या इंडक्टिव, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लैगिंग। एक्ससी बन गया एक्सएल से दारतिया, पावर फैक्टर क्या हो गया? लीडिंग। मैं ले एक्सएल एक्ससी बराबर एक्सएल में तो यूनिटी रजिस्टिव, बस कहने की जरूरत ही नहीं। मैं बना दूं इसमें, इसको एक और बोला जाता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास आर एल सी। इसमें जेड की वैल्यू क्या होती है? जो सीरीज था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? जेड तो क्या हो जाएगा? इसमें न्यूनतम हो जाता है, जेड की वैल्यू अधिकतम होती है, हाँ जी बोलना, अधिकतम, आई की वैल्यू 0, जेड वाई की वैल्यू न्यूनतम, वाई की वैल्यू न्यूनतम, वाई क्या होता है? 1/जेड, उल्टा रख देते हैं 1/r का स्क्वायर, तो मैं 1/एक्सएल 1/एक्ससी का स्क्वायर, उसका अंडर रूट 1/r क्या आता है? जी, ये क्या आता है? bl माइनस bc का स्क्वायर। b कहां से आया? ये b का नाम क्या है? ससेप्टेंस। b का नाम, इसकी यूनिट इकाई ओम, इसकी 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 इसकी। अब ये पूछ लिया y का व्युत्क्रम क्या है? z, g का व्युत्क्रम क्या है? r, b का व्युत्क्रम क्या है? x। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, ये ग्राफ हो ये करते नहीं, याद हो ना तो बोले करते एक्स एक्सिस, ना बोले करते वाई एक्सिस, ठीक है। जब एसी चल रही हो ना, ये एक और दूसरी एसी चल रही है ना चल रही हो, जो है यू वाला भाग हो ना, यू है वास्तविक रियल, वास्तविक रियल, ये भाग होता है। इसके ऊपर कुछ भी रख दियो, क्या वो रियल है? क्या है? रियल है। ये ऊपर वाला भाग कौन सा है? काल्पनिक है। ये कौन सा है? काल्पनिक है। अब धरती की बात लग रहे कारण, धरती की बात लग रहे कारण, उड़ तलेगा पुंडरी जाना, पुंडरी तलेगा वहां जाना, ये सारी बातें क्या है? वास्तविक है। ये मैंने करूं, मैं कल ना इन्होंने सोचो एक बार ब्रह्मांड का चक्कर मारे हूं, ऊपर जाया हूं, ठीक है, और थारे खातर एक तारा तोड़ जाऊं, कहीं नहीं करा मैं तेरे खातर चांद तोड़ जाऊंगा, तारे तोड़ जाऊंगा मैं, ठीक है। वो बातें क्या है? सारी काल्पनिक नहीं है। तो ऊपर वाला जो भी एक्सिस है सारे का सारा क्या? काल्पनिक है। इवन बताओ, मेरे तो था ना सिर्फ बताना इसमें काल्पनिक कौन सा है? बता काल्पनिक कौन सी है इसमें?
कौन सा है? क्या हो, बहुत बढ़िया। और फिर किस तरह पढ़ा? नू पढ़ा तीस लगाएगा नीचे नहीं। जेड आर एक्स, काल्पनिक कौन सा है? हो गया काल्पनिक खत्म। जी बी यार थम ना तो बेरा होनी चाहिए। मैं क्यों कराने लग रहा हूँ ट्रायंगल? बिया के नहीं लग रहा है गोले फंकन पकाने लग रहा दुनिया ना। हाँ बी क्या हुआ? एक्स बी क्या उसे बन गया बकलोल।